नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। सर, आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में है वो उनको चुभने लगे हैं। हालांकि एक बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी ये शब्द है। भारतीय जनता पार्टी अपना संविधान नहीं बदल रही, लेकिन देश का संविधान वो बदल करके रख देना चाहती है। और ये मंसूबे वो चुनाव के पहले भी बता चुके हैं कि 400 सीटें उनको क्यों चाहिए थी, ताकि संविधान बदला जा सके। वो अलग बात है कि देश उससे सहमत नहीं हुआ, 400 सीटें नहीं दी, लेकिन सत्ता में खैर वो आ गए। अब अभी जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबोले ने इस बहस को फिर से छेड़ा, अब उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कूद गए हैं। वो बता रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता है, वो बीज है, इत्यादि इत्यादि। सर, धनखड़ साहब, तमाम बार ये देखा गया है कि जब वो राज्यसभा में चेयर पे रहते हैं तभी भी वो संघ की तारीफ करने लग जाते हैं, संघ के लिए वो विपक्ष से लड़ पड़ते हैं। जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सिर्फ माना जाए? उनको क्या माना जाए जगदीप धनखड़ साहब के इस व्यवहार को? समस्या क्या है उनकी जो वो भूल जाते हैं कि उपराष्ट्रपति हैं और दूसरी जिम्मेदारियां हैं उनकी? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जगदीप धनखड़ साहब जो है ना, वो एक राजनीतिक पर्यटक है। मूल रूप से वो वकील थे, राजस्थान के झुंझुनू में पैदा हुए, वकालत की, और उसके बाद उनको राजनीति का शौक चढ़ा और 1989 में, अगर आपको ध्यान हो, तो जनता दल से उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर ली, मेंबर पार्लियामेंट बन गए। उसके बाद वो जो है कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस के बाद वो 2003 में बीजेपी में आ गए। तो तीन दलों का एक फुल साइकिल, एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक फुल सर्कल करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आके पदस्थापित हो गए। अब मोदी जी को तो ऐसी प्रतिभाओं की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत भी रहती है, और उन प्रतिभाओं की पहचान भी मोदी जी से बढ़िया किसी को नहीं। लूज कैनस चाहिए उनको, कि जो किसी भी चीज में तर्क की बात ना करें, कुतर्क करें, वितर्क करें, और कुपड़ता के आलम तक चले जाए जिसमें तथ्यों की कोई बात ना हो। तो उस काम के माहिर हैं जगदीप धनखड़ जी। और उनको आपने जो नैतिकता वैतिकता की बात की, इससे वो कोसों दूर। आज की तारीख में और पिछले, अगर जब से वो उसके 2019 में आपको ध्यान होगा वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बन के गए थे, 2022 से वो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उपराष्ट्रपति हैं भारत के। वो खुद को एक खास अंदाज में आरएसएस का एकलव्य साबित करने पे तुले हुए, और खुद अपने मुंह से उनके शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा। संसद के अंदर आरएसएस का एकलव्य कहते हैं अपने आप को, सभापति के पटल पर बैठ। तो ऐसे व्यक्ति को सभापति के पद उस आसन पर बैठने का अधिकार भी है या नहीं, ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। जिस तरीके से उन्होंने आसन पर बैठ करके जया बच्चन के साथ जो व्यवहार किया, वेस्ट बंगाल में एज ए गवर्नर उनका जो तृणमूल कांग्रेस के साथ उनका जो व्यवहार था, जो जिस तरीके के विवाद थे, जिस तरह की बड़बोलापन था, जिस तरीके से वो भाजपा के एजेंट आप उनको कह रहे हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो भाजपा की ट्रॉल ब्रिगेड है 2014 से सक्रिय, आरएसएस की जो ट्रॉल ब्रिगेड है, आईटी सेल का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है वो, और उनकी तमाम चीजों को वो पेडल करने में कभी वो पीछे नहीं रहते। जो तीन शब्द आपने कहे संविधान की प्रस्तावना में, दत्तात्रेय होसबोले, उनका क्या वास्ता है संविधान से? वो उस संगठन को देखिए, वो उस संगठन का प्रतिनिधि है जिन्होंने लंबे समय ना तो तिरंगे को अपनाया, वो संविधान को अपशकुन मानते थे, तिरंगे को अपशकुन मानते थे। भारतीय संविधान के तहत आरएसएस आज तक ना रजिस्टर्ड बॉडी है, ना उसका कोई पैन नंबर है, ना उसकी कोई मेंबरशिप है। ऐसी संस्था के व्यक्ति की बात को देश का उपराष्ट्रपति सेकंड करे, उसको ऑगमेंट करे, उसको सप्लीमेंट करे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कोई चीज हो नहीं सकती। बेसिकली दत्तात्रेय होसबोले और ये जो गैंग है पूरे का पूरा संघ का, इनका कभी मुद्दों से कोई वास्ता नहीं रहा, इनका कोई राष्ट्रवाद से कोई मसला नहीं है। ये विशुद्ध कुर्सीवादी लोग हैं। कभी ये इंडिया को भारत बनाने चल पड़ते हैं, कभी ये तीन शब्द हटाने लग जाते हैं। ये जो तीन शब्द संविधान में तो चलो इंदिरा गांधी ने जोड़े थे, बीजेपी के संविधान में इंदिरा गांधी लिख के आई थी क्या होसबोले को ये नहीं पता कि संविधान के अंदर शब्द है? आरएसएस तो उन्हीं का, आरएसएस का ही तो ऑफशूट है ना बीजेपी। उसके बाद जो अपने राजस्थान, अपने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज चौहान, वो भी कूद लिए मैदान में कि ये बढ़िया मौका है संघ के नजदीक जाने का। उनको भी लगता है कहीं मोदी जी की कुर्सी डावाडोल हो तो तुम्हारा दाव लग जाए, तो आरएसएस जो कहे उसको आंख बंद करके ढोल पीटने लग जाओ। और जगदीप धनखड़ को तो आप जानते हैं, जगदीप धनखड़ तो जैसे वकील थे कैसे नहीं थे उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हाल के दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना क्रांतिकारी फैसला दिया राज्यपालों की शक्तियों को लेकर के, राष्ट्रपति को लेकर के, कि भाई इतने दिनों के अंदर कोई बिल आएगा तो आपको पास करना पड़ेगा, उसको लेकर के वो न्यूक्लियर मिसाइल कह रहे थे। भारत के जो संविधान का मूल ढांचा है उसको लेकर के वो
अनर्गल जो मर्जी आए टिप्पणियां करते हैं, अपने आप अपने से बड़ा संविधान भी नहीं मानते, और फिर असलियत मुंह से निकल जाती है कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूँ, आरएसएस से ज्यादा संघ निष्ठा किसी की नहीं। अब आप समझिए, ऐसा व्यक्ति देश की राज्यसभा के जो एल्डर्स हाउस है उसके सभापति के पद पर बैठकर वो क्या करता होगा? वो बाहर तो ट्रोलिंग करता ही करता है, और उसको छपास का और दिखास का रोग मोदी से भी ज्यादा है। हर मुद्दे पर, चाहे उसकी कोई जरूरत हो या ना हो, हर मुद्दे पे कूद पड़ना, चीप पॉपुलैरिटी लेना। पर्पज एक है राम प्रकाश जी, वही दुखती रही। 74 साल के हो गए, 2 साल का कार्यकाल अभी और बचा हुआ है। अंदर से दबी कुचली इच्छा है कि किसी तरीके से राष्ट्रपति के पद पर दांव लग जाए। इसलिए मोदी के प्रिय तो पहले ही वो कमर झुका के जिस तरीके से उनके सामने खड़े होते हैं, मोदी के प्रिय तो ही संवैधानिक पद पर होते हुए वो कहीं ना कहीं आरएसएस की गुड बुक्स में आके उनको ये लगता है कि आरएसएस तुम्हारा दांव लगा सकता है राष्ट्रपति के पद पर। और ये मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, किसी कीमत पर भाजपा और संघ इनको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे। इस पद की नैतिकता को इन्होंने तार तार कर दिया, इस पद की गरिमा को तार तार कर दिया। सभापति के पद पर जिस तरीके इनकी जो टिप्पणियां होती है बैठ करके, खासतौर पर विपक्ष के प्रति और सत्ता पक्ष के प्रति जो इनका रुझान है, और आप देखिए इनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया। कभी आपने सुना था इतिहास के अंदर कि राज्यसभा के उसके ऊपर सभापति के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव? जब एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है उसके बाद दिसंबर 24 में विपक्ष इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन वो काम इनके लिए काम किया सरकार के लिए डिप्टी स्पीकर उसने, हरिवंश ने डिप्टी चेयरमैन ने, और उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको रोक दिया एक तरीके से। तो इससे बुरी और क्या बात हो सकती है सभापति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कि विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया। तो इनको किसी भी तरीके से बेसिकली इनको एक शब्द जुड़वाना चाहिए। संविधान का तो इनको पता नहीं किसी को भी, ना होश बोलने का कोई मतलब है ना किसी को भी। ये जितनी कुपड़ सेना है इनको भाजपा के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द लिखवाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि भाजपा शर्मनिरपेक्ष लोगों का एक समूह होगी जिनके अंदर ना अकल होगी, ना कोई बुद्धि होगी, ना कोई विजन होगा। उनके अंदर केवल और केवल एक खास तरीके का प्रचार होगा, दुष्प्रचार होगा, प्रोपेगेंडा होगा, वो सारी चीजें। सर, धनखड़ साहब जिस तरीके से हर मामले पर कूदते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो, अगर वो कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति को इतने समय पे ये कर देना चाहिए, धनखड़ साहब को उससे समस्या होती है। धनखड़ साहब को देश में संविधान से समस्या होती है, संविधान में क्या बदल दिया गया उससे समस्या होती है। ये सारी चीजें, धनखड़ साहब उस समय कहाँ थे जब संविधान में ये सारे शब्द जोड़े जा रहे थे। एक और चीज है कि धनखड़ साहब को ये जो सारी समस्याएं हैं, अगर वो संविधान को लेकर के जब संविधान बदलने और ये सब चीजें चलती हैं, धनखड़ साहब ये खुले तौर पे ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? जैसे संघ का उन्होंने स्वीकार करके एकलव्य होना, वैसे खुले तौर पे वो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि मैं उपराष्ट्रपति हूँ, लेकिन मैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, जिस विचारधारा को वो आगे बढ़ाएंगे, जो लाइन लेके देश की सियासत वो करेंगे, वही मैं करूंगा। क्योंकि एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री उनको निशिकांत दुबे की बात से समस्या नहीं होती है। और केवल इतना ही नहीं है, वो खुद एक वकील हैं, उनको निशिकांत दुबे की बात से समस्या नहीं होती है, वो उसमें कूदते हैं और उस समय और उस मामले को भड़काने की कोशिश करते हैं। असल में जो उन्होंने कहा कि परमाणु बम और इत्यादि, क्या खुद जगदीप धनखड़ साहब देश के लिए खतरा हो गए हैं क्या? नहीं, ये जो लोग ना, आपने जो पहले शुरुआत जहां से आपने शुरुआत की, देखिए जब 76 के अंदर इंदिरा गांधी ने ये शब्द जोड़े थे तो वो बेसिक उस समय ये श्रीमान जी वकालत करते थे, और उस समय ना तो इनकी आज भी कोई विचारधारा नहीं, आज भी इनकी कोई किस तरीके का वो कमिटमेंट नहीं किसी के प्रति। मैंने आपको ओपनिंग में कहा कि केवल और केवल एक राजनीतिक पर्यटक है, इज ए रैंक अपॉर्चुनिस्ट। जिस तरीके से आरएसएस को क्या कह रहे थे, आरएसएस को इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? आसन पर बैठ करके कहते हैं कि बेदाग छवि वाला राष्ट्रवादी संगठन है। उनका राष्ट्रवाद तो ये देश 100 साल से भुगत रहा है, अंग्रेजों के साथ थे वो, तो भारत के किसी आजादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया हो, उसके बावजूद इनके सर्टिफिकेशन की जरूरत है, ये आपको सोचने की जरूरत है। ही इज अ रैंक अपॉर्चुनिस्ट। आपने कहा कि ये 3 शब्द, इंदिरा गांधी बेसिकली जो ये 3 प्रस्तावना जो होती है ना राम प्रकाश जी, प्रस्तावना कोई ऊपर से नहीं आती। जो किसी भी किताब का, जो किसी भी संविधान का, किसी भी उसका जो लब्बो लुआब होता है, उसके अंदर जो निहित होता है, उसको चंद शब्दों में उकेर करके उसकी प्रस्तावना बना ली जाती है। तो आप ये मत समझिए कि जो 3 शब्द जिनके ऊपर इन भाइयों को अब आपत्ति हुई है, वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड, ये संविधान में नहीं, ये संविधान के कण कण में है। अगर इन कुपड़ों ने संविधान पढ़ा हो तो संविधान के अंदर, कण कण के अंदर यही विराजमान है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता
हमारे संविधान के भाग 3 में कैटेगरिकली मेंशन्ड, बार बार मेंशन्ड है, और वो हमारे मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव, वो क्या है? वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है क्या? वो सारी चीजें संविधान के अंदर किसी ने अगर पढ़ी हो तो कहने को ये वकील है अपने आप को, लेकिन कितने बड़े वकील हैं, वो इनकी विद्वता दिख रही है इसके अंदर। ये बेसिकली क्या है? ये इन दोनों अवधारणाओं को खत्म करने की जल्दबाजी क्यों है? ये उस मानसिकता से आती है जिसे आप फांसीवाद कहते हैं। और आरएसएस पिछले 100 साल से अपने फांसीवाद के सहारे पे जिंदा है, एक खास तरीके का अल्टरनेटिव प्रोपेगेंडा फैला करके, जो असली चीजें हैं, असली बातें हैं, असली मुद्दे हैं, क्योंकि वहां ये खोखले हैं, इसलिए कभी इंडिया को भारत बनाने चल पड़ते हैं, कभी संविधान की प्रस्तावना बदलने चल पड़ते हैं। और जो अपना ऑफशूट है भारतीय जनता पार्टी, उसके संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ने का ये उससे गुरेज है। बेसिकली पढ़ने पढ़ाने से तो वैसे ही गुरेज है। देश अनपढ़ रहेगा तभी फांसीवाद को स्वीकार करेगा, इनकी सोच ही है। भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है ना, रामप्रकाश जी, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपहोल्ड किया है, वो फांसीवादियों के एजेंडे के लिए सबसे बड़ी बाधा है। जिस तरीके का समाज, ये मनुवादी समाज बनाने की जो कोशिश करते हैं, ये उसमें बाधा है। इसीलिए बार बार आपने इनके दर्जनों विधायकों, सांसदों, छुटभइयों, संघियों, सबके मुंह से एक शब्द सुना होगा कि 400 सीट आई तो हम संविधान बदलेंगे। पहले तुमने संविधान पढ़ा है? पहले तो उसी को देख लो। अगर पढ़ा हो, तुम्हारे कोई अंदर कंसेप्ट हो, या तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट हो कि हम इस तरीके का लाएंगे, वो बता दीजिए देश को। तुम्हारा एजेंडा तो देश को बांटने का है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके केवल कुर्सी इंटेक्ट रही है। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल को समाप्त किया था और लोगों का जब जनादेश जीता था, तो उस समय वो अघोषित, उस समय वो घोषित आपातकाल था। उसके बावजूद उन्होंने वो सारी न्यायिक प्रक्रिया को झेला, सारे के सारे केसेस झेले, सारी कमेटियों के सामने प्रस्तुत हुई, दोबारा जीत के आई, सारी बात हुई। वो घोषित आपातकाल था। उन परिस्थितियों के पीछे भी दो ही चीज जिम्मेवार थी, सीआईए और आरएसएस, तीसरा कुछ नहीं था। बाकियों के तो सिर्फ नाम। उसके बावजूद भी आज जो देश में चल रहा है 11 साल से, क्या आरएसएस की उसको स्ट्रेट वे बैकिंग नहीं है? मोदी अपने दम पर कर सकते हैं। बिहार में रामप्रकाश जी नवंबर में चुनाव है, और सारी की सारी जो मतदाता सूची है उसको लेकर के चुनाव आयोग ने क्या आदेश कर दिया? यह आदेश उन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं किया, हरियाणा में क्यों नहीं किया, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? और जिस राज्य में सबसे आखिर में चुनाव होने हैं अगली बार, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, 3 महीने में कर देंगे। और अगर आपके पास 8 करोड़ लोगों के लिए ऐसा मैकेनिज्म है कि आप 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में ये कर सकते हैं, तो जो 2021 में जनगणना ड्यू थी वो आज 2025 तक क्यों नहीं हुई? तो ये लोग मूल रूप से फांसीवादी हैं। इनको किसी मुद्दे की व्यवहारिकता की, प्रैक्टिकलिटी की, किसी चीज की कोई समझ नहीं। इनके कार्यकाल में, इनकी सोच में, इनके विचार के अंदर नागरिक स्वतंत्रता, जीवन और सम्मान से जीने का अधिकार, वो इनकी वोकैबुलरी में ही नहीं। ना इनका खुद का आत्मसम्मान है, ना कभी इन्होंने आत्मसम्मान खुद से जीना सीखा है, ना इनका कोई विजन है, ना कोई व्यू है। इनका व्यू है पैरोकियर, कि देश कुपट बना रहे, मूड बना रहे, ताकि अनपढ़ बना रहे। वो जो अनपढ़ रहेगा तो सवाल नहीं पूछेगा। तो पूरे देश के अंदर जब से 11 साल से सत्ता में आए हैं, किस तरह का माहौल बना दिया है। ये देश तो सच्चाई का प्रतीक था। पूरे देश के अंदर वो अपने न्याय के लिए जाना जाता था। आज देश को लाके कहां खड़ा कर दिया। उसके पीछे मोदी जी तो बड़े शान से कहते हैं कि मैं तो आरएसएस का स्वयं सेवक हूं। तो स्वयं सेवक की क्या उपलब्धियां हैं जरा बताएं देश को एक बार खुल करके, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, पूरी दुनिया को बताएं। राष्ट्रवाद का ठेका ले रहे हैं। ट्रंप सुबह से शाम तक, दिन में जब तक 3 बार बेइज्जती ना कर ले उसको रोटी हजम नहीं होती। एक शब्द इनके मुंह से नहीं फूटता। रोज मन की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपने भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द कहते हुए सुना है? एक शब्द बताइए मुझे। ये इनका राष्ट्रवाद। पूरी दुनिया के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक संबंध थे, अंदरूनी चीजें तो छोड़ दीजिए, भारत के साथ तो जो कर रहे हैं अंदरूनी, हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म, वो तो अलग चीज होगी। पूरी दुनिया में भारत को आइसोलेट करके लाके खड़ा कर दिया। आज कहां खड़े हो आप? अमेरिका कहता हमसे तेल लो, महंगा तेल लो। उनसे तेल जो है कितना % बढ़ा दिया है। भारत के घाटे का क्या होगा? कोई मतलब नहीं है। शुरू कर दो, कितना ही घाटा हो, कितनी दूरी लगे, कितना ही समय लगे, कोई समस्या नहीं। इजराइल की बात के लिए सारे मिडिल ईस्ट को नाराज कर लिया, सारे मुस्लिम कंट्रीज को नाराज कर लिया। 57 के 57 देश आपके खिलाफ खड़े हो गए। आप करना क्या चाह रहे हैं? अमेरिका का जैसा पिछलग्गू भारत आज है, आज से पहले कभी नहीं है। ये कह रहे हैं हम विश्वगुरु हैं। ट्रंप वहां से एक अंतर फटकारता है, सारा सिस्टम सीधा हो जाता है। अरे एक तरफ इंदिरा गांधी थी,
जो निक्सन का क्या हाल किया था, एक तरफ मोदी है कि ट्रंप के सामने, मैं शब्द भी प्रयोग नहीं करना चाहता, जो स्थिति है, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, विदेश सचिव को खड़ा करते हो आप जाके उड़ीसा में कहते हो कि मैं महाप्रभु की धरती पर आया था, मैंने लंच को मना कर दिया। वो जो ट्रंप सुबह से शाम तक आपके साथ करता है, जवाब दे दीजिए ना उसका। जय इनका राष्ट्रवाद कंप्लीट जो है, जिस तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करके अपने विम्स और फैंसी पे ये इस देश को चला नहीं रहे हैं। इन्होंने इस देश को हाईजैक कर लिया है, इस देश को हाँक रहे हैं अपनी मर्जी से, और ऐसा इस देश में ना भूतों ने भविष्य टाइप की स्थिति क्रिएट कर दी है। कभी भारत बनाने चल पड़ते हैं, कभी प्रस्तावना बदलने चल पड़ते हैं। जो तुम्हारा मूल काम है वो कर लो ना पहले। कौन है ये जो आरएसएस के जो महासचिव, क्या है उनका देश में योगदान? दत्तात्रेय होश बोले, हुई थी व्हाट लोकस ही है, और उसकी बात को अपने को सांस्कृतिक संगठन क्लेम करते हैं, और ये क्या सांस्कृतिक चीजें हैं, सांस्कृतिक बातें हैं? अगर सांस्कृतिक संगठन है तो राजनीति क्यों करते हैं और हर समय राजनीति करते हैं? राम प्रकाश जी, संस्कृति भी कैसी है वो भी पूछ लीजिए ना। कौन सी संस्कृति के वाहक है वो इस देश के अंदर मनुवाद लाना चाहते हैं, वो इस देश को 200 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। ये है उनकी मंशा, ताकि वो सत्ता पर काबिज हुए रहे। जो अंग्रेजों के पैरोकार थे, जो अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ तमाम राज्यों में सरकारें चलाई, वो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के विरोध की बात करते हैं। मैं आपको फिर एक बात का चैलेंज करता हूं, 2014 से लेकर के आज तक, आज 11 साल हो गए, मोदी जी रोज भारत में पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, वोट मांगते हैं, गोली के बदले गोला। कल जैनियों के फंक्शन में जिस तरीके से जो वो बात कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर के इशारों में, जैन समाज तो कंप्लीट अहिंसक है, वहां भी ऑपरेशन सिंदूर और वो सारी चीजें। बेसिकली मैं आपको एक चीज का चैलेंज करता हूं कि 11 साल में मोदी जी, उनके किसी कैबिनेट के मंत्री, किसी भाजपा या आरएसएस के व्यक्ति ने किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन मंच पर खड़े होकर के पाकिस्तान का नाम लिया हो? किसी ने नाम लिया हो? मुझे उस आदमी का नाम बता दीजिए। भारत के अंदर इनको पाकिस्तान क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन तो चीन है, एक बार नाम लेके दिखाओ ना। मोदी के मुंह से चीन निकलता है कभी? तो आज तक निकला हो कभी? शी जिनपिंग को झूला झुलाते थे, उन्होंने जो गैलवान में किया, गैलवान इनके मुंह से निकला हो, अरुणाचल इनके मुंह से निकला हो, मणिपुर इनके मुंह से निकलता हो, अब इनके मुंह से ट्रंप निकलता हो। ये राष्ट्रवाद है? अरे चीजों को आमने सामने, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इतना डरपोक और कायर तो नहीं रहा ना कि उसको ट्रंप डिक्टेट करेगा पॉलिसीज। ओपन में करता है वो, और आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता वहां पर। आप किसी के गले पड़ जाते हैं, किसी के ट्विटर पूछने लगते हैं, ठाके मारने लगते हैं। उन सवालों के जवाब छुपाने की बजाय कभी तो आप कहते हो कि ये अपने ये शब्द 3 प्रस्तावना में ये थे, इनको हटाया जाना चाहिए। हुई सी बट लोकस ही। दुख की बात यह है कि देश की जो उपराष्ट्रपति है वो उसकी बात को सेकंड कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूं, उपराष्ट्रपति जी को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि जिस संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, उसी की प्रस्तावना के तहत वो 3 बार शपथ ले चुके हैं उसी संविधान में। जब एमपी बने तो शपथ ली, राज्यपाल बने तो उसी संविधान की शपथ ली, और जब उपराष्ट्रपति बने उसी संविधान की शपथ ली। लीक नहीं ली। उस टाइम कहते हैं कि मैं उस संविधान की शपथ तब लूंगा जब ये तीनों शब्द हटाए जाए, वरना मैं तो नहीं बनता। ये करके दिखाते थे, तब तो समझ में आता कि हाँ भाई, ये वास्तव में इनका एक विजन है, ये कमिटेड लोग हैं, इनकी एक विचारधारा है, ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। बताइए आप, ये तीनों शब्द है ना उस संविधान की प्रस्तावना में, जिसको आप हाथ रख करके संविधान की शपथ लेते हो, निष्ठा की शपथ लेते हो, उस संविधान के प्रति आपकी ये निष्ठा है। जिन 3 शब्दों को हटाने की बात हो रही है, जिन 3 शब्दों से समस्या है, भाई वो मूल संविधान में तो लिखे नहीं गए थे, वो तो प्रस्तावना भी अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो ऐसे में भाई ठीक है, कांग्रेस को उस समय लगा होगा ये चीजें होंगी, आज भाजपा को ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो अगर कांग्रेस अमेंडमेंट कर सकती है प्रस्तावना में, तो भाजपा क्यों नहीं कर सकती है? इस लिहाज से वो अलग बात है, मैं संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, संघ कोई नहीं होता है ये कहने वाला, लेकिन भाजपा तो उस चीज को आगे बढ़ा सकती है। अगर उसे लगता है कि ये शब्द, इन शब्दों की आवश्यकता अब संविधान में नहीं है, तो क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते हैं वो? राम प्रकाश जी, मैं फिर वही कह रहा हूं, इन कुपड़ों ने उस संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो उसका जो लबोलुआब है, अंदर जब आप जाएंगे, उसकी डिटेल्स में आएंगे, संविधान का जो सब कुछ है वो संविधान के अंदर है। पार्ट 3 के अंदर जब आप पढ़ेंगे, तमाम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे, तो उसका जो ओवरटोन है, ओवरटोन जो कुल मिलाकर के निकल के आता है, वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड है। आपको अगर ये 3 शब्द प्रस्तावना में बदलने हैं, तो आपके अंदर फिर हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये कहें कि अंदर भी जो मौलिक अधिकारों से लेकर जो सारी चीजें, वो हम बदलेंगे। वो वहां तक तो ये गए नहीं ना। अरे जिन लोगों ने
अपनी पार्टी का संविधान नहीं पढ़ा, भाजपा के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, भाजपा के संविधान में क्या लिखा हुआ है, वो देश का संविधान क्या बताएंगे आपको, क्या बदलेंगे? राम प्रकाश जी, सवाल संविधान का और शब्दों का नहीं, सवाल इस देश के अंदर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा खड़ा करने का है। आपको ध्यान होगा पिछले साल जब सारा मोदी जी चारों तरफ से घिरे पड़े थे, 15 दिन तक इस देश को किस बात पे नचाते रहे ये लोग कि भारत का नाम इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 15 दिन तक इस काम पे चला, पूरे देश का डॉगी मीडिया इतनी शर्मनिरपेक्षता के साथ पता नहीं कहां कहां से कुतर्क लेकर के आए, और उस सारे पे 15 दिन इस देश को दौड़ाया जाता रहा। कहां गया उस पर विचार, कहां गया कि मोदी जी स्पेशल सेशन ला करके भारत इंडिया का नाम बदलने जा रहे हैं, बताइए। तो ये तो वो लोग हैं, इनको बेसिकली क्या है, जब ये किसी मुद्दे पे गिरते हैं तो इनको इधर उधर भागने की जगह की जरूरत होती है, और उस समय किसी एक लूज कैनन को इस तरह की बकवास करने के लिए छोड़ते हैं। ये आरएसएस का भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये बीजेपी का भी, कि कोई एक छुटभैया जिसका कोई वास्ता नहीं है वो इस तरह की बकवास करेगा, उसके बाद मोदी मीडिया उसके पूरी बकवास को रेप्लिकेट करेगा, देश की मुख्य धारा की डिस्कशन में लाएगा, डोगी मीडिया उसको आगे बढ़ाएगा, और फिर 15 दिन तक और कोई मसला, सारे मसले ध्वस्त हो जाएंगे। ये इनकी ध्यान बांटो और राज करो की राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा। और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके खुद को, देखिए जब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं ना, उपराष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति हुआ, जो संवैधानिक पद है, उससे पहले आप अपनी जिस भी पद उस पर आप पार्टी में, उसको छोड़ते हो औपचारिक तौर पर। क्यों? ताकि आप न्यूट्रल हो या ना हो, लेकिन न्यूट्रल दिखो आप नैतिक आधार पर कि अब वो किसी संगठन के सदस्य है। और वो व्यक्ति जो राज्यसभा के अंदर कुर्सी पे बैठ के, आसन पे बैठ के ये कहे कि मैं संघ का एकलव्य हूं, आप ये सोचिए कि उस आदमी का ये व्यवहार, इज हिज कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री और नॉट? ऐसा व्यक्ति है कैसे उस पद पर? मेरा तो ये मूल सवाल है। संघ है क्या? व्हाट इज आरएसएस? बताइए उनकी क्या क्रेडेंशियल्स है, बता दे कोई देश में। केवल देश को इस तरीके की चीजों में उलझा के रखना, मुद्दों के ऊपर ना आने देना, कभी धर्म के आधार पर विभाजन करना, कभी किसी और चीज पे विभाजन करना, कभी अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाना, आजादी के आंदोलन में शामिल ना होना, यही तो क्रेडेंशियल्स हैं 100 साल से। और इस बार 100वां साल बना रहे, 24 घंटे हिंदू 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 हिंदू। इस देश में हिंदुओं के लिए तुमने क्या कर दिया भाई? अब्दुल को टाइट करने चले थे, सारे हिंदू टाइट हुए पड़े। जो 82 करोड़ मुफ्त अनाज ले रहे उसमें हिंदू नहीं है क्या? जो भुखमरी है जो वो उसमें हिंदू नहीं है क्या? जो बेरोजगारी है वो हिंदुओं में नहीं है क्या? हिंदू महंगाई के शिकार नहीं है क्या? दे देना दत्तात्रेय होसबोले इसका जवाब। क्या किया 11 साल में हिंदुओं के लिए अलग से बता दीजिए। और वो जो श्रीमान जी एक हैं जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, वो बता दीजिए। तो सुबह से शाम तक आप शासन के लिए आए हो, दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जैसे लोग सत्ता में हैं, लेकिन कम से कम जो आपने 1947 तक नहीं किया था, उन पापों को आप धो लीजिए। अब तो सुशासन दे दीजिए। सुबह से शाम तक आप सुशासन की बात करते हैं, कहां है आपका सुशासन? दिखा तो दीजिए देश को। ना आप रजिस्टर्ड संस्था है, ना आप देश के संविधान को मानते। आप ये तो संविधान को ही नहीं मानते, तिरंगे को भी नहीं मानते थे। आरएसएस के मुख्यालय में कब लगा तिरंगा? आज भी वही भगवा लिए फिरते हैं। हिंदुओं के लिए क्या करती है मैं तो वो पूछ रहा हूँ, बता दे दत्तात्रेय होसबोले। सुबह से शाम तक एक ही बात है, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। वो हिंदुओं को एकजुट इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान को टाइट कर दो और तुम्हारी दुकान चलती रहे सत्ता की। इसके अलावा क्या है बता दीजिए मुझे। यही सब है, यही सीखा, यही करते हैं। इनकी कोई औपचारिक किसी भी तरह की सैद्धांतिक विचारधारा कोई चीज नहीं। दे आर ओनली एंड ओनली कमिटेड फॉर वन थिंग, और वो है कुर्सीवाद। कुर्सी नहीं जानी चाहिए, उसके लिए चाहे जिससे हाथ मिलाना पड़े ये मिलाएंगे, उसके लिए चाहे कितने ही धत्कर्म करने पड़े ये करेंगे। जो संघ की नीति है, जो संघ चाहता है, उसी को धनखड़ साहब जिस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, वो उनके ऊपर शक पैदा करता है कि आखिर जो उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद पर जो जिम्मा उनको मिला है और जिसके लिए उन्होंने संवैधानिक रूप से कसम खाई है, वो उसका परिहास कब तक करते रहेंगे, कब तक उसका माखौल उड़ाते रहेंगे, और कब वो वास्तव में उस पद की गरिमा के हिसाब से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे। ऐसे में निश्चित तौर पे धनखड़ साहब तो छोड़ दीजिए, उस पद की गरिमा को गिराने का काम एक तरीके से लगातार कर रहे हैं। कब तक करते रहेंगे, उनको अगला कौन सा पद मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में देश के राष्ट्रपति के लिए जिस कदर वो लालायित है, क्या संघ उनके लिए उसके वहां पे खड़ा होगा कि हाँ इनको राष्ट्रपति बनाया जाए, क्या मोदी जी उनको वहां तक ले जाएंगे, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।